बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है उस पर बात करेंगे। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पे बहुत कम बात की जाती है, लेकिन दौर हाज़िर में इस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी था। इसलिए आज मैंने जो वीडियो बनानी है वो है मर्दाना कमज़ोरी, इसके मसाइल, इसकी वजूहात और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं: इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी, नामर्दी, इंतशार का ना होना, यानी मुख्तलिफ नाम हैं और इसे हर शख्स इसके अलग अलग नामों से भी जानता है। दोस्तों, इंतशार जो है, इससे पहले हम बात करें कि इसकी मसाइल क्या हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका हर्बल ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी पहले ये है कि हमें इल्म ये होना चाहिए कि इंतशार होता कैसे है, इरेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, 5 ऐसे आज़ा हैं जो इंतशार के अंदर हिस्सा लेते हैं। अगर इनमें से किसी एक उसका भी फंक्शन ख़राब हो जाए तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी जो है उसका मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो इन 5 आर्गन में सबसे पहले जो है वो है हमारा ब्रेन या दिमाग। दोस्तों, हमारे दिमाग में जैसे ही हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, हम कोई तख़य्युल करते हैं या हम किसी भी मर्ज है किसी फीमेल पार्टनर को देखता है तो उसके दिमाग के अंदर कुछ ख्यालात पैदा होते हैं जिससे हम कहते हैं शहवत का जज्बा पैदा हो जाना, यानी उस शख्स के अंदर फैंटेसी पैदा हो जाना और उसके अंदर ऐसे ख्यालात हो कि उसका रग़बत कर दे, यानी उसको जिमा की तरफ। तो इसमें यह है कि हमारे दिमाग सबसे अहम होता है इरेक्शन लाने में। जब तक हमारे दिमाग के अंदर फैंटेसी नहीं होती, ग़ल्बे शहवत हमारे दिमाग में नहीं होता और उसकी हमारे ख्वाहिश जिमा हमारे दिमाग में नहीं होती, तब तक दोस्तों जिमा नहीं होता। जब ख्वाहिश जमा होती है हमारे दिमाग में तो हमारे दिमाग से कुछ सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो सिग्नल जो है वो हमारे नफ्स या पिनाइल के जो आर्टरीज है वहाँ तक जाते हैं। अब सेकंड जो इसका उज़्व है वो है हमारे नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारे आसाब और हमारा हराम मग़ज़। ये जो हमारे दिमाग से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुए थे वो एक इलेक्ट्रिक वेव की तरह जो है वो नर्व्स के ज़रिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पेल्विक नर्व के ज़रिए हमारे जो है वो पीनस जो है उसके ब्लड वेसल यानी आर्टरीज में आते हैं। अब तीसरा जो इसके अंदर ऑर्गन है जिसे मैं पहले बता रहा हूँ कि वो है हमारी शराइन यानी पिनाइल आर्टरीज। जिस वक्त सिग्नल जो हमारे दिमाग से ओरिजिनेट हुए थे वो स्पाइनल कॉर्ड्स और पेल्विक नर्व के जरिए जैसे वो हमारे पिनाइल आर्टरीज के अंदर आते हैं तो वहाँ पर उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मीडिएटर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और में सबसे अहम जो केमिकल मीडिएटर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब पैदा होता है तो ये हमारे पिनाइल आर्टरीज के अंदर जो है वो फैलाना शुरू कर देता है, उसको डायामीटर जो है उसको ज़्यादा करता है, यानी हमारी शराइन ये वो फूलना शुरू हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो जो है उसमें ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और इसकी जो चौथा जो इसके अंदर ऑर्गन है वो है स्पॉन्जी टिश्यूज़, यानी हमारे नफ्स के अंदर जो उज़लात होते हैं वो स्पॉन्जी फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी वो ऐसे होते हैं जैसे आप स्पंज वगैरह कहते हैं, इस तरह के होते हैं। जिस वक्त हमारी पिनाइल आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो ये स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर इरेक्टाइल कंडीशन आती है और इसमें तनाव आना शुरू हो जाता है। और पांचवा जो इसका ऑर्गन जिसे हम बात करें वो है हमारी पिनाइल वेन्स, यानी वो हमने देखा कि जो ब्लड हमारे पिनाइल टिश्यूज के अंदर आया वो आया हमारे पिनाइल आर्टरीज के जरिए
और अब जब ब्लड वापस जाएगा तो वो पिनाइल वेन्स के ज़रिए जाएगा, यानी हमारे नफ्स के अंदर जो वरीदें होती हैं उनके ज़रिए वापस जाता है। लेकिन जैसे-जैसे स्पॉन्जी टिश्यूज़ के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होता चला जाता है, वो खून से भरता चला जाता है, उसके साथ-साथ ही ये जो वेन्स होती हैं, ये दबना शुरू हो जाती हैं। यानी इनके जो ल्यूमेन है वो ऐसा ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो तो पीनस की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इसका वापस जाने का जो रास्ता यानी वेन्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। इस तरीके से वापस जाने का सिलसिला बंद हो जाता है और ब्लड आने का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से हमारे नफ्स के अंदर एक टाइल जो है कंडीशन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ये एक मुकम्मल एक फिनोमेना है। हमने देखा वो 5 ऑर्गन जो थे जिन्होंने जो है इंतशार के अंदर अपना हिस्सा डाला। यानी पहला उसमें था दिमाग, दूसरा था हमारा आसाब और हराम मगज, और तीसरी थी हमारे नफ्स के अंदर जो शराइन है, और चौथा है हमारा स्पॉन्जी टिश्यूज, और पांचवी है हमारे पिनाइल वेन्स। अब हम देखते हैं कि ये डिसफंक्शन क्यों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो जाता है, ये मर्दाना कमजोरी क्यों हो जाती है। अब हम इन पांचों ऑर्गन्स के अंदर आने वाली खराबियों को डिस्कस करेंगे और एंड पे फिर हम आपको बताएंगे कि किस ऑर्गन के अंदर का खराबी की वजह से अगर जो है वो मर्दाना कमजोरी हो रही है तो उसका हम क्या इलाज करेंगे, उसको बहुत ही तफसील के साथ आपको बताएंगे। आप इस जो है वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी और हकीकत आपको मिलेगी। आप मुख्तलिफ लोगों के अताइयों के पास जाते हैं और वो उनको इल्म भी नहीं होता है कि असल प्रॉब्लम क्या है, मसाइल कहाँ पर हो रहे हैं और इसका साइंटिफिक इलाज क्या है, तिब में इसका बेज़रर इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इंतशार लाने में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है, सबसे पहला ऑर्गन है वो है आपका ब्रेन। और ब्रेन में क्या होता है, ख्वाहिश जिमा पैदा होती है। अगर दिमाग के अंदर ख्वाहिश जिमा या फैंटासी पैदा ना हो रही हो तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, वो है आपका साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नफ्सियाती असरात होते हैं, आपके ऑर्गन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपके नर्व्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आपके स्पॉन्जी टिश्यूज में कोई इश्यू नहीं आ रहा, आपके पिनाइल आर्टरीज भी बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, इवन कि आपके पिनाइल वेन्स भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जिस्म के साथ कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आपसे नफ्सियाती है। मसलन आपका पार्टनर जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाए, आप ऐसी जगह पर हों जहां पर वो आप अनसेफ अपने आप को फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगे कि अभी कोई आ जाएगा इस दौरान जिससे हम इंटरकोर्स कर रहे होंगे। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको पसंद ही नहीं हो और इस वजह से आपको जो ख्वाहिश जिमा ना हो रही हो। और समटाइम ऐसा होता है कि आपका पार्टनर बहुत अमीर होता है, बहुत हाई ग्रेड ऑफिसर होता है, या वो बहुत ज्यादा हुसैन होता है और आप उसकी इन सारी चीज़ों से मरऊब हो जाते हैं और उस वजह से भी आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप मुख्तलिफ मेडिसिन ले रहे होते हैं जिनके अंडर इन्फ्लुएंस जो है आपके अंदर ख्वाहिश जिमा नहीं होती। अब सेकंड ये जो हम बात करें तो हमने कहा था नर्व एंड द स्पाइनल कॉर्ड्स की बात की। तो अभी ऐसा होता है कि आपके नर्व के अंदर जो है वो चोट आ जाती है, यानी आपके रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट आ जाए जिसकी वजह से आपके नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, या नर्व के अंदर आर्टियोसेक्लेरोसिस हो जाए, जिसकी वजह से जो मैसेज ब्रेन से आ रहे थे वो आपके पिनाइल आर्टरीज तक ना पहुंच पाए, तो उस वजह से भी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी लाक हो जाती है। और तीसरी बहुत अहम जो वजह है, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम सबसे बड़ी वजह इस टाइम जो आ रही है वो है आपकी पिनाइल आर्टरीज के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स। यानी ये है सिग्नल तो आए वहां पर, मगर हुआ क्या कि आपकी पिनाइल आर्टरी या नस की शरेयान जो है उनका ल्यूमेन जो है वो तंग हो जाए, यानी उसके अंदर ब्लड जो है वो कम आता है। क्यों आता है, कम क्यों आता है, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम जो आर्थरोसेक्लेरोसिस प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्दी और खुश्की और खिलते सौदा की वजह से आपकी जो शराइन है वो तंग हो जाती हैं,
समटाइम ऐसा भी होता है कि इन शराइन के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वो इकट्ठा जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज है वो तंग हो जाती हैं, और कभी कभार यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी आपकी शराइन तंग हो जाती हैं। और समटाइम आपको नफ्सियाती वजह से भी, किसी अंडर डिप्रेशन की वजह से, टेंशन लेने की वजह से भी आपकी जो ब्लड जो शराइन है, जो आर्टरीज हैं पिनाइल की, वो तंग हो जाती हैं। अब होता है क्या है कि ख़ैशे जिमा भी हुई, सिग्नल भी नर्व के ज़रिए आपके पहुँचे, आपके नर्व्स की जो है उसकी शराइन के अंदर, वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैदा हुआ, लेकिन वो शराइन पूरी तरह खुल नहीं पा रही थी इन वजूहात की वजह से, तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब इसमें चौथी चीज़ जो हमने बात की थी वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ की बात की थी। वो हमने कहा था कि अगर आपके नर्व्स के जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं, अगर उनमें फाइब्रोसिस हो जाए या कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से आपके वो मसल जो है वो अगर जो है वो डैमेज हो जाए, वो हार्ड हो जाए, तो उसकी वजह से ये होता है कि ब्लड की फिलिंग भी पूरी नहीं होती अब स्पॉन्जी पोर्शन के अंदर, और साथ इस तरह वो प्रॉपर तौर पर वो उसके अंदर इस्तादगी नहीं होती, इसमें इरेक्शन नहीं होता, उसके साइज जो है उसके अंदर भी जो है वो प्रॉपर तौर पे जितनी उसके लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर इजाफा होना चाहिए फॉर टाइम बीइंग, वो नहीं हो पाता। और पांचवी चीज जो हम बात कर रहे थे वो पिनाइल वेन्स की बात कर रहे थे। हमने कहा कि जैसे जैसे स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता चला जाता है, तो वेन्स होती हैं वो क्लैप्स होती चली जाती है, वो दबती चली जाते हैं, उनके दहाने बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं जाता। लेकिन अगर खिलते सफरा की ज्यादती की वजह से आपके वेन जो है अगर उनके अंदर सख्ती वाक़या हो जाती है, उनके अंदर हार्डनेस वाक़या हो जाती है, तो फिर जैसे स्पॉन्जी पोर्शन में ब्लड का फ्लो ज़्यादा आया, तो ये पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, ये ब्लड साथ साथ वापस जाना शुरू हो जाता है। इन ब्लड आता रहता है और ब्लड वापस भी जाता रहता है, तो क्या होता है कि इरेक्शन नहीं मुकम्मल हो पाता। तो दोस्तों ये हमने देखा कि 5 अज़ा के अंदर जो खराबियां हुई थी उनकी वजह से मर्दाना कमजोरी हो गई थी, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ, उसी वजह से नामर्दी हो गई, और उसी वजह से हमारे नफ्स में इतनी इस्तादगी या तनाव न आ सका कि हम वजीफ़े ज़ौजियत अदा करते। वो 5 जैसे मैंने पहले बताया ऑर्गन्स क्या थे, आपका सबसे पहले था आपका ब्रेन, फिर था आपका नर्व एंड द स्पाइनल कॉर्ड, देन था पिनाइल आर्टरीज, फोर्थ था आपका जो है स्पॉन्जी टिश्यूज, और लास्ट 5th जो मैंने आपसे बताया था वो पिनाइल वेन्स के। लेकिन दोस्तों आजकल के दौर में हम देखते हैं किसी को कोई भी नामर्दी होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो सबसे पहले वो क्या जाता है, वो वियाग्रा ले आता है, वियाग्रा यूज करे। दोस्तों से वक्ती तौर पे अफागत हो जाता है, क्योंकि वही दरअसल ये है वो उसने आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करना होता है, उसने नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा पैदा कर देना होता है, लेकिन उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। आपको सर दर्द होता है, आपको बुखार हो जाता है, सम टाइम आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो कुदरती तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैदा करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट भी करेगा, और एक चीज मैं और आपको बड़ी क्लियर आज बता दूं कि जिस शख्स को भी यह मर्दाना कमजोरी होती है, आने वाले वक्त के अंदर वो हार्ट पेशेंट भी हो जाता है। उसकी वजह भी मैंने आपको ये बताई कि हमने देखा आजकल के दौर के अंदर जो सबसे बड़ी वजह नामर्दी की बन रही है, मर्दाना कमजोरी की बन रही है, वो है ब्लड वेसल्स के अंदर खराबी पैदा हो जाना। खराबी क्या पैदा हुई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स बन गए। तो जो प्रॉब्लम आपके पीनस के ये आर्टरीज के अंदर हुई है, वो आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर भी तो वही प्रॉब्लम्स हो रही होती है ना, जिससे आपके पीनस की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करवा सकती है। उस तरह की ब्लॉकेज आपके हार्ट के अंदर भी तो हो सकती है, वो आपको हार्ट अटैक भी कर सकती है। तो दोस्तों मैं आपको क्यों एक ऐसा नुस्खा बता दूं जिससे यह है कि आपकी कुव्वत बात तो बहाल होगी, साथ आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी, परमानेंटली क्लियर हो जाएगी, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होगा। बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों। देखिए इसमें जायफल, जलवत्री और अकरकरा, ये तीनों चीजें 10-10 ग्राम लेनी है।
फिर आपने फिलफिल द्रास जिसे हम मग्गा कहते हैं, बाल छड़ और हींग और जाफरान 20-20 ग्राम। कुश्ता सोना किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ ले लें 3 ग्राम। और लहसुन, देसी लहसुन, उसको कूट लें, क्रश कर लें और उसका पानी निकाल लें, वो 100 ग्राम। अब आपने करना क्या है कि कुछ सा सोना और ज़ाफ़रान को अलग कर लेना है, बाकी चीज़ों को अलग पाउडर करके उसमें 100 ग्राम जो ये लहसुन का पानी थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में डालते जाना है, जज़ब करने जाना है। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, आप उसे साए में मज़ीद ड्राई कर लें तो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और 500 मिलीग्राम का इसका कैप्सूल भरना है, सुबह दोपहर शाम एक-एक कैप्सूल लेना है। जो आपने ज़ाफ़रान और कुश्ता सोना जो है, आपने ऐसे करना है, पहले ज़ाफ़रान को अच्छी तरह खुश्क करना है, उसको पाउडर फॉर्म में अच्छी तरह कर लें, फाइन पाउडर हो जाए, उसमें कुछ सा सोना डालें और फिर 100 ग्राम अलग जो है वो लहसुन का पानी निकाल के आपने उसके साथ उसको ड्राई करना है। और इसे इतना से इसे रगड़ाई करते जाएँ, उसमें पानी खुश्क करें कि ये 100 ग्राम पानी जो है लहसुन का, ये ज़ाफ़रान और कुछ सा सोना में जज़ब हो जाए, तो आपने काली मिर्च के बराबर जो है इनकी गोलियाँ बना लेनी है। तो ये गोली आपने एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेनी है। तो यानी एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आपने पहले नुस्खा कर लिया और एक काली चने के बराबर जो गोली आपने इसकी बनाई थी, ज़ाफ़रान, कुश्ता सोना और आबे लहसुन की, ये आपने अलग बना लेनी है। इन दोनों चीज़ों को जैसे मैंने बताया कि आपने कैप्सूल सुबह दोपहर शाम लेने हैं और आपने कुश्ता जो है हब्बे तिलाई जिसे हम कहते हैं, यानी कुश्ता सोना और ज़ाफ़रान वाली गोली सुबह शाम लेते हैं। दोस्तों, इसको अगर 1 माह से 1.5 माह तक मुतवातर लिया जाए तो आप चेक करवाइए, आपके लिपिड प्रोफाइल ठीक हो चुके होंगे, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो चुका होगा, आपका खून पतला हो जाएगा, आपकी खून की नालियाँ जो है आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसकी जो हुआ था वो ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स जो प्रॉपर तौर पे डायलेट करना शुरू कर देंगी और इस तरीके से होने वाले जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या मर्दाना कमज़ोरी है, वो 100% ठीक हो जाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे अल्हम्दुलिल्लाह आप मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएँगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।